हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज हमारी क्लास नंबर 20 है ऑन जीएसटी। ठीक है, ये हमारे अकाउंटेंट के लिए। अभी हम जीएसटी कर रहे हैं। पहले मैं सोच रहा था आपको इनकम टैक्स करवा देता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा इजी रहता है, उसको हम जल्दी कवर कर लेंगे। बट जीएसटी के लिए हमको थोड़ा सा डिस्कशन भी करना पड़ेगा, और मुझे लग रहा था अगर हम बाद में लेट करेंगे तो आप लोग शायद जीएसटी को स्किप भी कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले जीएसटी करवा दे रहा हूँ। देखिए, आज है ना, आपको लिखना बहुत पड़ेगा। ठीक, लिखना बहुत पड़ेगा आपको टैक्सेशन पार्ट के लिए, तो आप तैयार रहिए लिखने के लिए, है ना। देखिए, टैक्सेशन क्या है। टैक्सेशन आपका है सब, आपकी कोई इनकम है उस पर टैक्स लगता है। ये तो है आम भाषा, लेकिन आम भाषा नहीं आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए अकाउंट्स की भाषा। तो टैक्सेशन में क्या है, दो तरह के टैक्स हो सकते हैं। ठीक है, एक आपका, मैं बेसिक एक बार बता रहा हूँ, फिर अभी जीएसटी शुरू कर रहा हूँ मैं, है ना, 2 मिनट में। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि आप अपनी इनकम पे टैक्स देते हो। ठीक, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, आप कंजप्शन पे टैक्स देते हो ना। आप कंजप्शन पे टैक्स देते हो। कंजप्शन का मतलब आप चीज़ों को यूज़ करते हो, सर्विसेज यूज़ करते हो, गुड्स यूज़ करते हो, वहाँ पे टैक्स देते हो। बट टैक्स आप डायरेक्ट यहाँ गवर्नमेंट को आके नहीं देते हो। ये जो गवर्नमेंट है उसको आप टैक्स नहीं देते हो, जबकि आप क्या करते हो, आप सेलर जो है जिससे आप गुड्स खरीदते हो उसको टैक्स देते हो। और फिर जो सेलर है ना, ये सेलर भैया गवर्नमेंट को जाके जमा करा देता है। तो इसका जो रास्ता है, ये जो रूट है ना, रूट, ये क्या है, रूट है आपका इनडायरेक्ट, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। और डायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है कि जो इनकम कमा रहा है, यानी मिस्टर ए इनकम कमा रहे हैं, और वही सीधे जाके क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं, जी गवर्नमेंट लीजिए, आप मेरा टैक्स लीजिए। तो ये सीधा गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। यानी कि ये क्या है, ये आपका है डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को देंगे, इनडायरेक्ट में आप इनडायरेक्ट तरीके से देंगे। ठीक, और डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है, आपकी प्रॉपर्टीज पे लगता है। जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो कंजप्शन और यूज केस में लगता है। ये तो आपका बेसिक बेसिक बात है। और डायरेक्ट टैक्स तो सबको पता है कि इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है डायरेक्ट टैक्स है, और आपका जीएसटी है, एक्साइज है ना, ये क्या है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, चले आगे। देखिए, लिखने के लिए तैयार रहेगा, फटाफट फटाफट लिखिएगा, क्योंकि ये लिखने से आपको जो है समरी नोट मिल जाएंगे एक तरह से आपके हैंड रिटन किए हुए। ठीक, चलिए अभी बात करते हैं जीएसटी की। ये है हमारा जीएसटी। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मैं कुछ चीज़ें लिखा दे रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए, उसमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट आप लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट, पेन थोड़ा पतला यूज़ कर रहे हैं आज, शायद दिख जाना चाहिए। ठीक है, क्या आप पहला लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या हुआ है इसका, ये इफेक्टिव कब से हुआ। ठीक, तो ये हुआ इफेक्टिव किस दिन से, 1 जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017 है। इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। 1 जुलाई को हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको शुरू किया था। और इसलिए किया था, क्यों, क्योंकि ये जो सीए डे होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, ये भी 1 जुलाई को आता है। ठीक है, अच्छा ये बता ही रहा हूँ तो साथ में बता देता हूँ, आपका जो डॉक्टर्स डे होता है ये भी आपका 1 जुलाई को ही आता है। ठीक है, इसी वजह से ये 1 जुलाई को लाया गया था सीए इंस्टीट्यूट, क्योंकि इसमें एक स्टेक होल्डर भी था। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, 1 जुलाई 2017 उस दिन ये इफेक्टिव हो गया था। ठीक है, ओके। अब जीएसटी क्या है, मैंने आपको अभी बताया, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। लिखिए, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जो बर्डन है, ठीक है, जो बर्डन है आपका, बर्डन ऑफ इट इज ओके शिफ्टेड फ्रॉम द टैक्स पेयर टू द कंज्यूमर। तो टैक्स पेयर की जगह जो बर्डन है वो किस पे आ जाता है, कंज्यूमर पे आ जाता है ना। सेलर जो होता है उस पर बर्डन नहीं रहता है, जो बाय करके जाता है, जो परचेज करता है, उस पे जाता है। इसको और भी क्या कहते हैं, इसको और भी कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन बताया, कंजप्शन, ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन टैक्स। क्यों कंजप्शन बोलते हैं, कि आप कंज्यूम करेंगे तभी तो ना ये आपको पे करना है, ये प्रॉपर्टी वगैरह पे तो लगता नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्या है, ये आपका रिग्रेसिव है। ठीक है, रिग्रेसिव। देखिए, टैक्स में 2 टर्म होती है, यही लिख दूं क्या, एक प्रोग्रेसिव, एक होती है रिग्रेसिव, एक होती है प्रोग्रेसिव। देखिए, प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे आपका जो टैक्स लायबिलिटी है ना, वो भी उसी के साथ में बढ़ती जाती है। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव, की इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स भी बढ़ता जाएगा। तो ये किस केस में होती है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव होती है हमारी इनकम टैक्स में, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स में। इस केस में तो होती है हमारी प्रोग्रेसिव।
और जीएसटी में रिग्रेसिव क्यों होती है? क्योंकि ये आपका एबिलिटी टू पे, यानी कि आपकी पेमेंट करने की क्षमता के आधार पर निश्चित नहीं होती है ना। रिग्रेसिव का मतलब क्या हो गया? डोंट, लिखते जाइए, डोंट डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू पे। कैसे? कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति है ना, गरीब व्यक्ति अगर पार्ले जी खरीदेगा तो भी उसको टैक्स देना है ना, तो भी उसको टैक्स देना है, और अमीर व्यक्ति खरीदेगा उसको भी देना है। दोनों व्यक्तियों को जब टैक्स देना है तो उस केस में क्या हो गया? ये रिग्रेसिव हो गया कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी, आपकी इनकम के बेस पे ये नहीं तय किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिग्रेसिव। ये काफी बार पेपर में आया हुआ है, इनकम टैक्स के लिए भी बहुत बार आया है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, ये करके चलिएगा। ठीक है, इसमें कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। देयर इज नो कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। कास्केडिंग का मतलब क्या होता है? देखिए ये है ना, वैल्यू एडिशन टैक्स है। समझा दूं क्या आपको यहीं पे? चलिए एक बार यहाँ तक लिख लीजिए, अब इसको समझने वाली बात बता रहा हूँ मैं। देखिए क्या होता है, जीएसटी जो है ना, ये क्या है? ये एक तरह का वैल्यू एडिशन टैक्स है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती जाती है उस पर टैक्स लगता जाता है। ठीक, जैसे कि मान के चलिए आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, ठीक, और मैंने आपको कॉस्टिंग में बताई थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान के चलिए आपकी कितनी है? 1 लाख है। आपने उस पर क्या किया? प्रॉफिट जोड़ा। ठीक, कितना? 10,000। 10,000 यहाँ प्रॉफिट लिख दूँ, तो आपने 1,10,000 में आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उसने क्या किया? उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 5,000। ठीक, यहाँ पे लिख दूँ 5,000, तो 1,15,000 इसने आगे 1,15,000 में दे दिया। उसके बाद जो रिटेलर था, उस रिटेलर ने भी प्रॉफिट जोड़ा इसमें 5,000 रुपये अपना, यहाँ लिख दूँ मैं 5,000, तो टोटल 1,20,000 में इसने आगे कस्टमर को दे दिया। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन में क्या होता है? वैल्यू एडिशन टैक्स का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू ऐड हो रही है, यानी बेसिक वैल्यू कितनी थी? 1,00,000, इस पर तो टैक्स लगा दो, उसके बाद 10,000 पे टैक्स लगाओ, फिर ये आपका यहाँ वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है? इस पे सिर्फ 5,000 पे टैक्स लगाओ, और सिर्फ यहाँ रिटेलर के 5,000 पे टैक्स लगाओ। जबकि कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कास्केडिंग, ठीक है, कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी टैक्स पे टैक्स लगता रहता है। कैसे लगता है? देखिए यहाँ पर मान के चलिए आपके 1,10,000 है, यहाँ पे टैक्स लग गया सपोज, तो उस केस में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा कि अपना 5,000 जो है वो इसमें जोड़ेगा। ठीक, और जो ये टैक्स लगा था ना, वो टैक्स को भी अपनी कॉस्ट बना लेता है, तो वो जो टैक्स प्लस उसकी कॉस्ट, टोटल वैल्यू पे फिर टैक्स लग जाता है। ऐसे ही ये टैक्स फिर यहाँ जुड़ता है, और ये टैक्स की वैल्यू प्लस उसका प्रॉफिट रिटेलर का, उस पर फिर टैक्स लग जाता है। इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। इसको रिमूव किसने किया था? प्राइमरली रिमूव किया था हमारे वैट ने। जब वैट आया था तो वैट का फर्स्ट फीचर यही था कि ये कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर देता है। उससे पहले जब दूसरे नॉर्मल सेल टैक्सेस वगैरह होते थे तो वहां पर कास्केडिंग इफेक्ट देखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बात समझ में आ गई कि जीएसटी जो है, जीएसटी में कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी मेजर बात है। चलिए अब लिखने वाली बात आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए था, ये वाला पार्ट मैंने समझाया है आपको। चलिए फिर लिखते जाइए। सबसे पहले जी कहाँ आया था? लिख लीजिए, फ्रांस, कैपिटल शब्दों में। ठीक है, फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री। अगर फर्स्ट कंट्री पूछ ले आपसे, काफ़ी बार इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं ना, फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। जीएसटी लाने वाला पहला देश कौन सा बना था जी? पहला देश बना था फ्रांस। ठीक है, उसके अलावा और आपको क्या चीज़ें समझानी चाहिए? कास्केडिंग इफेक्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब कुछ चीज़ें और बताता हूँ कि इंडिया में इसका फ्रेमवर्क कैसा है। ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी का मतलब क्या है कि जीएसटी किस तरह से यहाँ पे चल रहा है जी। देखिए हमारे इंडिया में ना ड्यूल हिसाब है। ठीक है, ड्यूल जीएसटी है। ठीक है, ड्यूल जीएसटी का मतलब ये होता है कि एक तो हमारे यहाँ पे सीजीएसटी लगता है, एक लगता है एसजीएसटी, और एसजीएसटी जगह यूटीजीएसटी भी लगता है। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, और ये एक बात है। जो सीजीएसटी है ना, इस सीजीएसटी को कौन लगाता है? इसको लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको लगाती है स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट, जो कि सेंटर के अधीन होती है। ठीक, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई रेट है 18% लेट से, तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक होगा 9%, एक होगा 9%। तो एक 9% जो है वो तो ये लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक जो 9% है इसको लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट। इसको कहते हैं
ड्यूल जीएसटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक पहले जब ये एक्ट आया था ना, कब आया था एक्ट, मैंने अभी आपको बताया 1 जुलाई 2017 को। तो जब ये जीएसटी एक्ट आया था ना, तब ये जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगता था। शुरू में तो यही था, पहले तो ये आर्टिकल 370 था, तो उस वजह से लग नहीं पाता था। जम्मू कश्मीर पे कोई भी एक्ट डायरेक्ट नहीं लगता था जब तक कि वहाँ की जो बॉडी है वो इसको एक्सेप्ट ना करे। तो 370 अब तो हट गई है, अभी मैटर नहीं रहा। बट उस समय भी क्या हुआ था ना, एक साथ में जम्मू कश्मीर पे तो ये लगा नहीं। फिर जम्मू कश्मीर ने अलग से एक्ट पास किया था इसके लिए, जम्मू कश्मीर ने, और जहाँ तक मेरी समझ है 8/7/17 में पास किया था, 8 जुलाई 17 में। फिर ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया था, अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए जी के लेवल का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? मैंने आपको बता दिया कि ये ड्यूल को इसका कॉन्सेप्ट है, जीएसटी है। जीएसटी अलग अलग गवर्नमेंट इसके लिए उत्तरदायी होती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक आपको सिस्टम की बात बता देता हूँ, इसका सिस्टम क्या है। सिस्टम मतलब गुड्स का सिस्टम क्या है। ठीक है, गुड्स के सिस्टम में देखिए क्या होता है। गुड्स के सिस्टम में एक HSN यूज होता है, HSN। ये अभी जो बता रहा हूँ ना, इसको चाहे तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट चाहे मत लिखना, बस ये वाला मैंने समझाने के लिए बताया था, HSN। ठीक है, HSN की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी गई है, साफ राइटिंग में लिख देता हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है वैसे। हार्मोनाइज्ड, ठीक, एस से तो क्या होना चाहिए, सिस्टम। ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिससे कि हमारी गुड्स को सेपरेट किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। ये तो एक प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि ये उठाया कहाँ से हमने, जो HSN है ना। अब देखना, बिल जो आप खरीदते हैं ना परचेज पे, HSN लिखा रहता है 6 डिजिट का। तो ये HSN जो लिखा रहता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये उठाया गया है कस्टम टैरिफ एक्ट से, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। तो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 से इसको उठाया गया है, यानी कि ये इसका बेस बनता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आंसर बनेगा कस्टम टैरिफ एक्ट। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है वो क्या होता है, गुड्स का आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन, है ना, गुड्स का। अच्छा, सर्विस भी होता है, सॉरी, यहाँ सर्विसेज भी लिख देता हूँ मैं, है ना, सर्विसेज एंड गुड्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, गुड्स का आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक, कंपोजिशन स्कीम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक, एक कंपोजिशन स्कीम होती है, वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन की कुछ बातें कर लेते हैं, आइए। रजिस्ट्रेशन की कुछ बातें कर लेते हैं, लिखिएगा जी। रजिस्ट्रेशन में क्या है, यहाँ एक कॉलम, एक टेबल टाइप बना देता हूँ मैं। ठीक, स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, और सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। ठीक है, और सप्लायर। ठीक है, एक ये कॉलम बना लेते हैं। अगला कॉलम में क्या लिख लेते हैं, ये सेम ही रहेगा, है ना, स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड TH लिख दे रहा हूँ, लिमिट ऑफ, ये हो जाएगा आपका 20 लाख। ठीक, और फिर तीसरा एक और बना दे रहा हूँ, सेम ही चीज़ है ना, स्टेट्स दिस। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, सर्विसेज के केस में 20 लाख और गुड्स के केस में 40 लाख। थ्रेशोल्ड का मतलब है यहाँ तक तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, तो ये जो पहला केस था, केस नंबर A, यानी कि 10 लाख का लिमिट, दूसरा केस है हमारा 20 लाख का लिमिट, और तीसरा केस है गुड्स के केस में आपका 40 लाख और सर्विसेज के केस में 20 लाख। ठीक है, तो पहला केस में हमारे कुछ राज्यों पे लागू होता है ना, MNT। ठीक, आपका मणिपुर, ये सब लिख लीजिए, है ना, मणिपुर, मिजोरम। देखिए छोटे छोटे स्टेट्स हैं ये तो छोटे स्टेट्स है तो वहाँ पर सेल भी कम होती होगी ना। जब वहाँ पर सेल भी कम होती होगी तो वहाँ के लिए लिमिट भी कम होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे थोड़े से बड़े क्या है हमारे पास में, अरुणाचल। ठीक, अरुणाचल। ठीक, उसके अलावा क्या है उससे आसपास, देखिए मेघालय, उसके साथ में एक छोटा सा है सिक्किम। ये तो छोटे छोटे हो गए। अब ऊपर अगर जाएंगे तो एक उत्तराखंड है, यूके लिख दूं,
एक पुडुचेरी है, ठीक, एक पुडुचेरी और एक तेलंगाना, ये बातें हो गई। और इनके अलावा मतलब इन दो के अलावा उसके अलावा और भी कोई भी स्टेट हो, ठीक है, ऑल अदर स्टेट, ऑल अदर स्टेट्स, तो उनके लिए क्या लिमिट हो गई आपकी, 20 लाख सर्विस के लिए और 40 लाख गुड्स के लिए। ये बात ठीक है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपसे आपसे थ्रेशोल्ड लिमिट पूछ ली जाती है, तो अगर आपको गुड्स दिया जाए तो आप क्या आंसर लगाएंगे, 40 लाख। अगर आपको सर्विस दी जाए तो आप आंसर लगाएंगे 20 लाख। अच्छा, अब अगर गुड्स एंड सर्विस दे दे क्वेश्चन में, गुड्स एंड सर्विस दोनों के केस में, मतलब कोई सप्लायर है जो दोनों सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विस, तो उस केस में 20 लाख, क्योंकि दोनों में से लोअर जो है, विच एवर इज लोअर, ठीक है, WEL, विच एवर इज लोअर। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, ये तो रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है कि आपका टर्नओवर जो होता है वो कितना होना चाहिए, ये आपका टर्नओवर की बात हो गई। अब उसके बाद में कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब लेना है ना, यानी कि हमारी जो टाइमलाइन है, तो टाइमलाइन क्या है, वो है हमारी विद इन 30 डेज, विद इन, अच्छा ये पुरानी टाइमलाइंस वगैरह सब सेम ही है ना, पहले के एक्ट में भी एक ही, विद इन 30 डेज। कहाँ से, फ्रॉम द डेट on which, from the date on which dealer is liable, ठीक है, यानी कि जिस दिन मेरी ये सेल हो रही है, ये 20 लाख से एक्सीड कर गई सर्विसेज के केस में, और आपके 40 लाख से एक्सीड कर गई आपके गुड्स के केस में, तो उसी दिन, इसी दिन और यहाँ पे इसी दिन, यहाँ से विद इन 30 डेज, है ना, यहाँ से विद इन 30 डेज, इन 30 दिनों के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। रजिस्ट्रेशन किस फॉर्म में लिया जाता है ना, ये भी कई बार पेपर में पूछ लेता है, फॉर्म्स। तो फॉर्म का नाम क्या है जी, लिख लीजिए, GST REG 01, ये तो है आपके फॉर्म का नाम, ठीक है। एक कई बार क्वेश्चन पहले तो आता था, आजकल आना बंद हो गया है, ठीक है। तो GSTN जो होता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना, GSTN, तो ये होता है आपका 15 डिजिट, 15 डिजिट 15 डिजिट का होता है आपका। और ये क्या है, ये होता है आपका पेन बेस्ड। पेन बेस्ड का मतलब है कि जो आपका पैन कार्ड है ना, पैन कार्ड के बेस पे आपको दिया जाता है, और हर स्टेट के लिए अलग लेना होता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए, है ना, डिफरेंट फॉर ईच स्टेट। यानी कि मान के चलिए कोई कंपनी है, जैसे बड़ी कंपनी है साहब, अदानी, ओहो नाम भी फेमस हो रहा है आजकल, अदानी कंपनी है, ये अलग अलग स्टेट्स में काम करती है, लेकिन पैन नंबर तो एक ही होता है ना, पैन तो अलग अलग होता नहीं किसी का, पैन तो एक ही रहेगा, लेकिन उसके GST नंबर राजस्थान के लिए अलग, दिल्ली के लिए अलग, छत्तीसगढ़ के लिए अलग, MP के लिए अलग, महाराष्ट्र के लिए अलग, सबके लिए GST नंबर अलग अलग उसको लेने पड़ते हैं। बट वो सारे GST नंबर जो है लास्ट में जाके जुड़ते हैं पैन से, यानी कि उनके सभी के GST नंबर में जो 15 डिजिट मैंने बताया ना, 15 डिजिट का होता है, उस 15 डिजिट के अंदर आपका जो है पैन, ये 10 डिजिट का जो पैन होता है वो सेम ही रहेगा, है ना, 10 डिजिट का पैन ही सेम रहेगा। पैन के बारे में कुछ और बातें होती है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो इनकम टैक्स में करने वाले हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे नहीं करेंगे। GST का हम इतना सा एक बेसिक यहाँ पर बात करके चलते हैं। एक आता है आजकल आपका E-इनवॉइस। ये मैं पढ़ा जो रहा हूँ ना, ये मैं सिर्फ EMRS के ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ आपको जल्दी, बाकी पढ़ने में तो GST का एक एक क्लास, मतलब एक एक टॉपिक के लिए लग जाती है, तो आप वैसा मत समझना कि इतना ही टॉपिक होता है और मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप इतना पढ़ लीजिए सफिशिएंट रहेगा। और उसके साथ क्वेश्चन हम डालने वाले हैं, अभी बस तैयार हो गए हैं, ठीक है। ई इनवॉइस क्या होते हैं, ई-इनवॉइस आपके होते हैं डिजिटल इनवॉइस, एक तरह से ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनरेट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके ये इनवॉइस जनरेट होते हैं। अब ये किसको इशू करना है, देखिए मैं सेलर हूँ, मान के चलिए मैं सेलर हूँ, मैंने गुड्स क्या है बेचा, गुड्स सोल्ड किया या सर्विसेज दी बायर को, तो किसका स्टेटस देखा जाना चाहिए, बायर का या सेलर का? ऑब्वियस बात है सेलर का, भाई सेलर का स्टेटस देखोगे ना, आपको इनवॉइस इशू करना है कि नहीं, बायर से क्या लेना देना है। तो हम देखेंगे कि जो सेलर है ना, उस सेलर का 10 करोड़, है ना, 10 करोड़ से ज़्यादा का अगर टर्नओवर है, अगर उसका जो टर्नओवर का मतलब है आपके सर्विसेज की सप्लाई, आपकी गुड्स की सप्लाई, ये दोनों की मिक्स सप्लाई सब जोड़ लें, तो वो 10 करोड़ से ज़्यादा अगर है, तो आपको क्या करना है, ई इनवॉइस वो आपको जारी करना है। एक इनवॉइस आता है जी,
और वो ऑनलाइन ही इशू होता है। उसमें इस तरह का एक बार कोड भी होता है, ऐसा बार कोड बना होता है, वही उसकी पहचान है बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा आप देख लेते हैं कि जीएसटी जो वैसे तो आपको पता होगा, बड़ा बेसिक सा है, फिर भी मैं लिख देता हूँ ना। कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी में एब्जॉर्ब हो गए, है ना। टैक्सेस, गलत हो गया, एक सेकंड, टैक्सेस एब्जॉर्ब्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी में आपके कुछ टैक्सेस जो है एब्जॉर्ब्ड हो गए। कुछ सेंट्रल के टैक्सेस थे और कुछ स्टेट्स के टैक्सेस थे। उन सबको खत्म करके क्या किया इन्होंने, उन सबको खत्म करके इन्होंने बना दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। इसकी टैगलाइन थी, यहाँ लिख देता हूँ, पता नहीं पेपर में शायद ही है। ठीक, वन नेशन वन टैक्स, ये इसकी टैगलाइन थी जीएसटी की, लिख लेना, पता नहीं आ जाएगा पेपर इजी आया तो वन नेशन वन टैक्स। सेंट्रल के टैक्सेस थे कुछ, ठीक, जैसे कि आपका सर्विस टैक्स था। ठीक, उसके बाद आपका एक था सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज था, सर्विस टैक्स था। उसके अलावा कुछ टैक्सेस थे, सीवीडी थे। ठीक, ये सारी चीज़ें आपके लगा करते थे। यहाँ पे एक एक्साइज में एक एडिशनल ड्यूटी भी लगती थी, वो सब हो गई। स्टेट्स में क्या क्या लगते थे बताइए ज़रा। स्टेट्स में एक वैट लगा करता था, है ना, सेल टैक्स हो गया, या सीएसटी था वो। ठीक है, सेंट्रल सेल टैक्स हो गया। उसके अलावा आपका क्या था, एक लग्जरी टैक्स था। अच्छा, लोकल बॉडी का अभी भी वही लगाती है, बाकी लग्जरी टैक्स जो स्टेट लेवल पे लगता था वो हो गया, है ना। उसके अलावा क्या था आपका, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, है ना, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, वो सब हो गए। उसके अलावा आपके लॉटरी जो होती थी, लॉटरी पे जो टैक्स लगता था, ये भी स्टेट लगाती थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये थे स्टेट्स वाले मैटर, और ये है हमारे सेंट्रल वाले मैटर। ये जो सारे टैक्सेस थे, इन सब को एक साथ घुमा के किस में डाल दिया गया, जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, इस टैक्स के अंदर इसको डाल दिया गया, सबस्यूम्ड कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब जो भाषा समझते हैं वो भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें जीएसटी के बाहर रखी गई, है ना, कुछ चीज़ें जीएसटी के बाहर रखी गई, आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी के बाहर रखी गई थी कुछ चीज़ें। ये पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। ये सब लिखते चलिए, जो भी लिखा रहा हूँ आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या जीएसटी के बाहर रखा गया। जीएसटी के बाहर रखा गया आपका अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल पे ड्यूटी कौन लेता है, मैं यहाँ लिख दूँ, अल्कोहल पे ड्यूटी लेती है आपकी स्टेट टैक्स, है ना। उसके बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब क्या है जी, पेट्रोलियम का मतलब है आपका पेट्रोल, है ना, डीजल, ठीक, नेचुरल गैस। ठीक, उसके अलावा एटीएफ, एटीएफ क्या होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो एविएशन इंडस्ट्री में काम आता है, एरोप्लेन्स में आपके। ठीक है, तो ये जो था इसको भी बाहर रखा गया है, लेकिन इसको अप्लाई किया जाना है एक दिन में। ठीक है, इसके ऊपर में टैक्स तो सेंट्रल ही लेगी, लेकिन अभी जो है एज ऑफ नाउ जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, अभी जीएसटी इस पे नहीं लगता। यही तो बात चल रहा है कि भाई जब वन नेशन वन टैक्स है तो ये पेट्रोलियम को भी तो करिए आप अंदर, इसको कर देंगे तो पूरे देश में एक ही रेट हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इसमें और क्या नहीं आता, एक मैंने बताया था, अभी मैंने बोला एंटरटेनमेंट टैक्स आ गया था, शामिल हो गया था, लेकिन एक तरह का एंटरटेनमेंट टैक्स है जो नहीं आता है, एंटरटेनमेंट टैक्स। किस तरह का एंटरटेनमेंट टैक्स, वो जिसे कौन लगाता है, लेविड, है ना, लेविड मतलब लगाना, चार्ज करना, लेविड बाय लोकल बॉडी, यानी लोकल बॉडी जैसे अलग अलग डीडीए हो गए, जैसे दिल्ली में मान के चलिए ये डीडीए है, कई जगह एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से होता है, नगर निगम के नाम से होता है, वो सारी चीज़ें हो गई। वो जो टैक्स लगाती है एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम से, वो आपका जीएसटी में नहीं आता है। ठीक है, वो आउटसाइड रखा गया है, और पावर किसके पास है, पावर है ये लोकल बॉडीज़ के पास, ये पावर किसके पास है, लोकल बॉडीज़ के पास। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में एक और बचता है टोबाको। टोबाको बताइए जी, टोबाको जीएसटी में आता है क्या, इसलिए इसको अलग पेन से लिख रहा हूँ मैं, बताइए टोबाको जीएसटी में आता है, बिल्कुल आता है, विद इन द, इसको स्कोप लिख दो, स्कोप ऑफ जीएसटी। टोबाको बिल्कुल जीएसटी में आता है, ऊपर से उस पर सेस भी लगता है, टोबाको पे जीएसटी भी लगता है और सेस भी लगता है। बोले भैया तुम खा रहे हो, तुम मरोगे, सोसाइटी को दिक्कत होगा, एक काम करो सेस दे दो, ठीक, और तुम्हारे देख के और भी लोग खाएंगे तो हमारे ऊपर तो बर्डन आएगा ना, हमको हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे। तो एक काम करो, तुम जीएसटी तो दो ही दो, सेस भी दे दो, तो आपके 10 रुपए की सिगरेट होती है 30 रुपए की हो जाती है, 20 रुपए
आपका गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, जिस बीच में आपका 10 रुपये तो जीएसटी ले लेती है, 10 रुपये सेस ले लेती है, ये स्थिति है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, वैसे तो सेस लेना चाहिए इस तरह की चीज़ों पे। तो ये बातें मैंने आपको क्या क्या बता दी कि ये चीज़ें बाहर हैं और ये चीज़ अंदर है ना, ये तीन चीज़ें जो है ये जीएसटी से बाहर जीएसटी में आती ही नहीं है, और जो टोबैको है वो जीएसटी में आपकी आती है। ठीक है, और इस वाली चीज़ में जो है कोई डाउट नहीं आना चाहिए। एक ओपियम वगैरह होती है, ठीक है, ओपियम भी लिख दूं क्या यहीं पे, चलिए जी ये भी लिख देता हूँ मैं, ओपियम। ओपियम या कह लो ड्रग, यानी कि नशे वाली चीज़ें है ना, नशे वाली गुड्स। तो नशे वाले गुड्स है, उसका पावर किसके पास है, स्टेट के पास ही है। ठीक है, नशे वाली जो चीज़ है उसका पावर स्टेट के पास ही है, और स्टेट एक्साइज के थ्रू ये लेता है, स्टेट एक्साइज के थ्रू नशे वाली चीज़ें जो होती हैं ये सारी यहाँ से लेता है। मतलब इनमें जरूरी नहीं है ये मेडिकल पर्पज़ के लिए भी काम आती है, ऐसे इलीगल काम के लिए नहीं आती है, ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या देख लेते हैं, स्लेब देख लेते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, कोई इशू नहीं है जी, ये आप पूरी देखिएगा, ये क्लासेस जो है ना वो आपके काम की, और मैं छोटी छोटी क्लासें करके क्या डालूंगा। ठीक है, अब आप क्या देख लीजिए, अब अपन देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास स्लेब है। हमारे पास में प्राइमरली 4 तरह के स्लेब है। ये हमारे पास में एक गोला बना लें क्या, एक गोला बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में 4 तरह की स्लेब्स हैं। 4 तरह की स्लेब्स कौन कौन सी स्लेब हैं, एक तो हमारे पास है 5% की स्लेब, ठीक है, एक है हमारे पास में 12% की स्लेब, फिर एक है हमारे पास में 18% की स्लेब, और एक है हमारे पास में 28% की स्लेब। बस प्राइमरली हमारे पास 4 ही तरह की स्लेब्स हैं। तो जैसे 5% की क्या होती है, एसेंशियल आइटम्स पे लगती है। जब तुक्का लगाना हो ना, और अगर रेट आपसे पूछ ले गलती से और आपको नहीं पता हो एग्जैक्टली, तो आप एक अंदाजा रखना। एसेंशियल जो गुड्स होते हैं ना आपके, जो रोजमर्रा के काम के हैं, रसोई में काम आते हैं, घर में काम आते हैं, है ना, वो सब पे 5% ही लगता है। जैसे कि आपका एडिबल चीज़ें हो गई, है ना, एडिबल ऑयल हो गई, मसाले वगैरह, स्पाइसेस हो गए, है ना, चाय हो गई। ठीक है, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं एसेंशियल जो हो गई। 12% होती है वो एसेंशियल ही होती है, बट सेमी एसेंशियल होती है ना। 12% का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके कुछ प्रोसेस्ड फूड हो गए, है तो ये भी खाने की चीज़ है ना, लेकिन ये प्रोसेस्ड है, चिप्स कुरकुरे वगैरह प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं आपके। उसके अलावा जैसे कि वुडन आइटम्स होते हैं, फर्नीचर वगैरह होता है ना, ये सारी चीज़ें आपकी 12% में आ जाती है। ठीक है, शूज़ हो जाते हैं। उसके अलावा आपका जो 18% है, 18% सबसे ज़्यादा कॉमन है, मतलब जिस पे ये सारी चीज़ें नहीं लगती ना, तो ये कॉमन रेट है आपकी 18% ये लगती है। तो 18% किस पे लगती है प्राइमरली, एक तो लगती है जी सर्विस पे। सर्विस मतलब आप टेलीफोन रिचार्ज कराते हो, वो भी सर्विस से, इंटरनेट पेमेंट करते हो, कोई भी तरह की सर्विस लेते हो, उस सब पे 18% लगती है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मेजर जो इसमें आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना, ऑयल हो गया, सोप हो गया, बोले नहाना ही तो है, बिना साबुन तेल के नहा लो ना। 18% थोड़ी ज़्यादा रेट। 28% है हैवी चीज़ों पे। हैवी चीज़ों का मतलब क्या हुआ, हैवी चीज़ों का मतलब हुआ कि कंज्यूमर ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं, हैवी हैवी कंज्यूमर ड्यूरेबल, हैवी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि क्या हो गया आपका, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, ठीक, आपकी मोटर बाइक्स हो गई, कार हो गई, ये सब है तो कंज्यूमर गुड्स ना, लेकिन ये हैवी है ना, आपके रोजमर्रा के काम के लिए जरूरत के हो सकते हैं, लेकिन एसेंशियल नहीं है, इसके बिना भी जीवन जिया जा सकता है। तो इस बेस पे यहाँ 28 है। तो आप कौन से पकड़ के चलिए, रटिए मत, है ना, क्योंकि कितनी रेट याद रखेंगे, कितनी रेट रखेंगे, रेट तो हजारों आइटम्स है, तो आप कितना याद रख पाएंगे। आप नेचर पकड़ के चलिए कि 5% एसेंशियल के लिए है, 12% इस तरह के आइटम है, 18% इस तरह के हैं, और खासकर सर्विस के ऊपर 18 लगता है, और जो हैवी कंज्यूमर गुड्स हैं उन पे 28 लगता है। इतना आप कर लेंगे। उसके अलावा आप संविधान की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, है ना, क्योंकि संविधान के बेस पे भी आ जाता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। अब बोलेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या लेना देना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का एक एस्पेक्ट और देख लेते हैं इन जीएसटी, क्योंकि जीएसटी ठीक है लॉ है, लेकिन लॉ की पावर कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ही नहीं होगी तो आप कौन से एक्ट बना लोगे, आपको एक्ट बनाने के लिए पावर ही चाहिए ना। जब मैं एलएलबी कर रहा था ना, आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं एलएलबी कर रहा था तो उस समय मेरी एक बहस होती थी कि इनकम टैक्स बहुत बड़ी बुक है, ऐसे वैसे। तो एक लॉ का सीनियर था, तो वो बोलता था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये सबसे मोटी बुक है। तो हम बोलते कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन तो छोटी बुक है, इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा पेजेस थे। तो बोले कि आपके पावर जो होती है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, कैसे भी एक्ट बनाने की पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है ना आपको, तो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी बुक होती है। तो ऐसे याद आया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैं बात यहाँ पे लिखा देता हूँ, ये भी पेपर में काफ़ी बार चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 1 है हमारा 366 12A। आप 366 भी याद रख लेंगे ना तो बहुत है, 12A नहीं भी रहा कोई बात नहीं, इतना डीप में हो जाएगा नहीं, कोई लॉ का पेपर तो है नहीं, ठीक। ये कहता है जीएसटी का मतलब, जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई। सप्लाई किस चीज़ की? सप्लाई है ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक। एक्सेप्ट किस चीज़ को बाहर निकाला गया? एक्सेप्ट मतलब अपवाद, ठीक है। एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ द एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये लिखा है जी, ये लिखा है ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि जो शराब, देसी दारू, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, इनको छोड़कर किसी भी तरह के गुड्स, सर्विस या दोनों, ठीक है, इसके ऊपर में हम टैक्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। कोई भी कानून आप बनाते हो वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं बनाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम अल्ट्रा वायरस, ठीक है। अल्ट्रा वायरस का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान कहता है कि ये ऐसे नहीं करना है और आप वैसे कर लेते हो, या आप जो कर रहे हो संविधान में दिया नहीं गया, तो ये सब आपकी अल्ट्रा वायरस चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक आर्टिकल 265 है, वो भी एक लिख लीजिए। आर्टिकल है ये आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ये कहता है इट स्टेट्स नो टैक्स शैल बी लेविड। क्या कहता है? इट स्टेट्स नो टैक्स शैल बी लेविड, यानी लगाया नहीं जा सकता या अथवा कलेक्ट, ठीक है, और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिना लॉ के अथॉरिटी के कोई भी टैक्स कलेक्ट या फिर लगाया नहीं जा सकता, ठीक। तो ये आपकी बातें हो गई, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब जो है देख लेते हैं उसके अलावा कुछ और अगर हमारे काम का है, यूनियन और वो लिस्ट है, ठीक है, उसके अलावा कुछ हमारे मैटर नहीं है। तो ये हमारा जो है अभी तक का एक काफ़ी लेवल हमने कवर कर लिया जीएसटी में। 2-3 क्लासेज जो हैं और डालने वाले हैं जीएसटी की, फटाफट। तो आप इसको फटाफट देख लीजिएगा, जितना बताया वो सारा लिखिएगा, एक बार रिवाइज करिएगा, कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा फटाफट। और इसका एक लेखा परीक्षा का हम जो है टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम जो है चैनल वो भी बना रहे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ आप पूछ लेना, वो ज़्यादा सुविधाजनक आपके लिए रहेगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। बाय।